आइए दोस्तों, कुसुम अंसर की कहानी बस एक क्रॉस सुनते हैं। ईवा ने कार की ब्रेक लगाई। सामने बारात का लंबा सा तांता समाप्त होने में नहीं आता था। संकरी सड़कें, ऊपर से बेसुरे बैंड की तान, मेरे हाथों में नौ चूड़ियां, जैसी किसी फूहड़ की बेशऊर हंसी, भड़कीले कपड़ों में चमचमाती औरतें, घिसटते हुए बच्चे, उबे हुए बुजुर्ग और बेकार में कूदते, हुड़दंग नुमा झगड़ा डालते नौजवान लड़के, खुशी कम, शराब के नशे में ज्यादा झूमते, अपने आप में व्यस्त थे। बेदिला बेचारगी और ऊब से तना बैठा दूल्हा बार बार अपने चेहरे पर पड़े सेहरे को हटाकर कुछ न कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी बुदबुदाहट उस शोर के सैलाब में यूं खो रही थी जैसे नन्ही सी लहर समुद्र के विशाल विस्तार में पता नहीं कहाँ डूब जाती है। कितनी बेकार होती हैं ये बारातें भी। इस बैंड के भोंडेपन से कौन सा संगीत फूट रहा है, और ये सड़कों पर तमाशा बने लोग। किरण ने कहा, तुझे केवल यही तमाशा लग रहा है? मुझे तो पूरा सिस्टम, ये शादी ब्याह सारी की सारी व्यवस्था तमाशा लगती है। एक नौटंकी जिसकी सज धज इतनी ऊपरी होती है कि शरीर से दूर खड़ी रह जाती है। शादी करने वाली हर औरत ने दुल्हन बनकर जैसे अपने को, अपने अस्तित्व को एक परिहास में बदल डाला हो। हम तुम खुद कुछ भी नहीं रहते। ईवा, किरण, संगीता, मिसेस सो एंड सो हो जाते हैं। खैर, तू उतर कर पढ़ना, कहीं लिखा होगा चित्रविधि। किरण उतरकर एक मटमेले से बोर्ड के सामने खड़ी हो गई। उस पर धूमिल होते शब्दों में लिखा था, चाहे ईसा 1000 बार बैतलहम में जन्म ले, पर यदि उसने तेरे अंदर जन्म नहीं लिया तो तेरी आत्मा अब भी भटकती हुई है। गलगोथा पर खड़ा क्रॉस तेरी आत्मा की रक्षा कभी न करेगा। तेरे अपने हृदय में खड़ा क्रॉस ही तुझे पूर्ण बना सकेगा। कितनी ठीक लिखी हैं ईवा, ये तो तेरे पसंद की पंक्तियां हैं। खैर, यहाँ तो रंजिता की आर्ट गैलरी नहीं हो सकती। पता नहीं इन लोगों को इन पुराने गली कूचों में आर्ट गैलरियां खोलने की क्या सूझी। किरण ने कहा, तुझे पसंद नहीं आई ये जगह? मुझे तो बड़ा दिलचस्प लगता है यहाँ आना। शहर से दूर एक ऊंटा सा गांव शहर के नेगलेक्ट को भोग रहा था कि अचानक ये बुटीक, आर्ट गैलरियां, हथकरघे, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देती दुकानें, कितना अच्छा प्रयोग है अपने आप में। मुझे तो ये बोर्ड भी किसी पुराने गिरजाघर से उतारा हुआ लगता है। तू इसे अपनी पुरानी चीजों के कलेक्शन में शामिल करेगी ईवा? नहीं, इसमें से मौत की बू आ रही है। चल, रंजिता की चित्रविधि ढूंढ लेते हैं। अच्छा खासा एडवेंचर है। दिल्ली वाले काफी ओरिजिनल आइडियाज निकाल लेते हैं, तभी तो पर्यटकों को बार बार यहाँ आना अच्छा लगता है। किरण ने कहा। ईवा कार लॉक करके उसके साथ पैदल चल पड़ी। दोपहर की बारिश के बाद अचानक ही अंधेरा हो गया था और सड़क की बत्तियां अभी जली नहीं थी। गलीनुमा उस बाजार में रोशनी कम थी और पता ही नहीं चल रहा था कहाँ मुड़ें और कौन सा रास्ता लें। खैर, किसी तरह वो चित्रविधि मिल पाई तो रात हो गई थी। कलात्मक पुराने दरवाजे पर ताला पड़ा था। लो, इतनी मुश्किल से पहुंचे भी तो रंजिता से मिलना हो नहीं पाया। और मुझे कल लौटना है, किरण ने कहा। ईवा बोली, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। अगली बार आओगी तो मिल लेना। अब जगह तो देख ही ली है। चलो ठीक है, तसल्ली हुई मुझे। रंजिता इतने साल बाद कुछ करने तो लगी है। डाइवोर्स ने उसे कितना निचोड़ कर रख दिया था, जैसे उसका सारा आत्मविश्वास, उसकी जीवन के प्रति आस्था, सभी कुछ सूख गया हो। किरण के चेहरे पर तसल्ली तेर आई थी। अब ठीक है रंजिता, काफी नॉर्मल, पेंटिंग भी करती है, ईवा ने कहा। याद है तुझे जब उसकी शादी हुई थी तो हम सब कैसी ईर्ष्या में जल उठे थे। कैसा स्मार्ट परिवार था उसका। ससुर की पर्सनालिटी तो बस देखते बनती थी। खूबसूरत नंदे, हैंडसम पति, सजा संवरा घर, क्या कुछ नहीं था। और फिर
2-3 साल बाद अचानक ही रंजीता लौट आई, कितनी मुरझाई और गुमसुम। कुछ साल तेरे घर की बरसाती में ही तो रही ना? किसी को कुछ नहीं बताया, ना ही माँ बाप के पास लौट कर गई? हाँ, सच, उन दिनों से सहेजना बड़ा कठिन था। जबरदस्ती खिलाना पिलाना होता था। मैं चाहकर भी बहुत देखभाल नहीं कर पाई। मिन्ना के प्रसव के बाद सीढ़ियां चढ़ना मना हो गया था ना। एक बार ऑपरेशन, फिर दोबारा ऑपरेशन, जैसे शरीर नहीं, रबड़ का फटा हुआ टायर हो, जिसे जिंदगी बार बार सीकर गुजारने लायक बना देती हो। हाँ, बड़ा कष्ट सहा तूने भी। बच्चे क्या जने, नया जन्म लिया। खैर, तुझे तो कुछ बताया होगा रंजीता ने। डाइवोर्स का कारण क्या था? हाँ, मिन्ना शाम को बहुत रोती थी। उसे कॉलिक पेन उठता था। आया उसे रंजीता के कमरे में ले जाती तो अक्सर उसे लिए रंजीता जब सीढ़ियां उतरती तो नॉर्मल होती थी। कुछ न कुछ कहती थी तब। उसी बुदबुदाहट में पता चला कि उसका ससुर उससे नाजायज संबंध रखना चाहता था। वो जब तक बच सकती थी बचती रही। ससुर के हाथों रेप होकर भाग आई, तब से यहाँ है। उसे सांत्वना भी क्या दें? आई डोंट बिलीव इट ईवा। संस्कारी लगने वाले वो लोग ऐसे निकले। अरे रुक तो ईवा, किरण चिल्लाई। कार के सामने एक औरत आते आते बची। औरत बेतहाशा चीख चिल्ला रही थी। उसके पीछे आता आदमी उसे बेरहमी से मार रहा था। उसकी चोटी, उसके बाल, जो भी हाथ में आता खींच रहा था। और उन दोनों के पीछे थी तमाशबीनों की भीड़। क्यों मार रहे हो इसे? ईवा कार से उतर आई। तुम्हें क्या, रास्ता नापो अपना। दूसरे के फटे में अपना पांव क्यों फंसा रही हो? जाओ यहाँ से। कुछ ठीक मुद्रा में वो आदमी बोला। नहीं जाते, ईवा ने कहा। आप जाने दो मेम साहब, मार लेने दो कमबख्त को, जान ही ले लेगा ना। ले ले, एक बारी किस्सा खत्म, रोज रोज की भुगतान से तो। औरत ने कहा। अच्छा, तो बर्राने लगी है साली, जुबान खींच लूंगा तेरी। और कर भी क्या सके है, वो चिल्लाई। और आता ही क्या है तुझे, हर वक्त मारना, धमकाना, पीना। मर्द है ना, यही तो मर्दानगी है। औरत पर हाथ उठा लो, साहबों की खीज उतार दो। बेगार वो कराते हैं, पैसे वो नहीं देते, और अपनी बेबसी मुझ पर उतारता है तू। अरे असल मर्द है तो उनको मार, उन पर हाथ उठा, उनके हाथ पैर तोड़। उन्हीं के तो नहीं तोड़ पाता। आदमी की बेचारगी मजबूरी में बदल रही थी। रोज का झगड़ा है, लड़ते हैं, मरते हैं, फिर एक हो जाते हैं। किसी एक आवाज ने कहा। अब नहीं एक होने के, अब नहीं रहूंगी इसके साथ। क्या कहते हैं उसे? तल्लाक लूंगी, तल्लाक। चलो चलो। भीड़ सरकने लगी। किसी ने कहा, चलो तमाशा खत्म समझो। गरीबी तमाशा लगाती है तुम्हें, साले हरामखोर। आदमी गुर्राया। आप ही कुछ कीजिए ना मेम साहब, क्या करें हम लोग। ये मेरा मर्द जहाँ काम करता है, राक्षस हैं वो लोग। दिन रात मेहनत, पर पैसा नहीं देते। इतना भी नहीं कि बस पेट भर जाए, ऊपर से इतना थकाते हैं, परेशान करते हैं कि उनका जुल्म मुझे सहना पड़ता है। तो नौकरी छोड़ दो, कोई दूसरी पकड़ लो। कहाँ मिलती है नौकरी, कितने धक्के खाए तो ये हासिल हुआ। क्या हासिल हुआ? नौकरी के नाम पर थकावट, जिल्लत, भुखमरी। वो रोने लगी। ईवा चलना, हम क्या कर सकते हैं? किरण उकता रही थी। नहीं किरण, ठहर 1 मिनट। सुधाकर जी से कहूंगी, एक्शन लेंगे। नाम बताओ अपनी कंपनी का। ईवा ने पर्स में से पेन और डायरी निकाली। आदमी ने कंपनी का नाम बताया और सन्न रहने की बारी ईवा की थी। वो तो उनकी इंडस्ट्री की ही एक ब्रांच है। बहुत मेहरबानी होगी, कुछ कर सके तो। नहीं तो रह नहीं सकूंगी इसके साथ, कहीं और बैठ जाऊंगी। रोज रोज की मार मेरी हड्डियां कहाँ तक झेल पाएंगी। हाँ, तलाक लेगी, साली तलाक। नए जमाने की सारी हवा इसी को लगी है मेम साहब। ईवा सोच रही थी, जिंदगी का जहर इस रिश्ते का नाम ही क्यों लिख गया है। पत्नी बनना अगर इतना बड़ा गुनाह है
तो पति होना ही किस गुनाह से खाली है। अरे क्या हुआ, ये आवाज कैसी? किरण ने ईवा की विचार श्रृंखला को कच्चे शीशे की तरह तोड़ डाला। लगता है कार में कुछ गड़बड़ी है, ईवा ने कहा। अजीब है तू ईवा, इतनी देर से गाड़ी आवाज कर रही है और तू जाने कहाँ गुम है। बस तेरा शरीर भर यहाँ है, तुझे कुछ सुनाई नहीं देता ना? हाँ, सुना नहीं। आई एम सॉरी किरण। कार एक दो धक्के खाकर रुक गई। बहुत कोशिशों के बावजूद भी चली नहीं। ईवा ने अपनी तरह से सुधारने की कोशिश की, पर जब कुछ नहीं हुआ तो किरण ने कहा, रात हो गई है ईवा, घर कैसे पहुंचेंगे? यहाँ तो कोई टैक्सी भी नहीं है। मैं लिफ्ट मांग लूं किसी से? हाँ, और चारा भी क्या है, ईवा ने कहा। जिंदगी हर मोड़ पर नए अनुभव पकड़ाती है। आज ये भी सही, टीनेजर की तरह अंगूठा दिखाना। एक एम्बेसडर कार रुकी। चालक महिला ही थी। किरण ने उससे बात की और ईवा को पुकारा। ईवा कार लॉक करके चालक महिला के पास बैठ गई और किरण पीछे। एक ही सांस में किरण परिचय दे चुकी थी। ईवा दिल्ली के एक जाने माने परिवार की सबसे बड़ी बहू है। सुधाकर उसके पति हैं, दिल्ली के सम्मानित व्यक्ति। ईवा के बैठते ही वो महिला बोल उठी, आइए मिसेस सुधाकर, मेरा नाम प्रिया है। एक बात कहूं, बहुत दिनों से आपसे मिलना चाहती थी। मुझसे? क्यों? ईवा को आश्चर्य हुआ। सुधाकर जी से तो मिली हूँ एक बार, मेरे पति इंडस्ट्रियल बोर्ड में है ना। ओह, कोई कामकाजी प्रॉब्लम होगी। ईवा ने राहत की सांस ली। नहीं मिसेस सुधाकर, पर्सनल प्रॉब्लम है। मेरी नहीं, गलत मत समझिएगा। मेरी कजिन है मोनिका। तो आपके बिजनेस ग्रुप में ऊंची पोस्ट पर है। हाँ, उसकी तारीफ काफी है। शी इज इंटरप्राइजिंग। क्या हुआ उसे? हुआ कुछ नहीं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उसने इतनी तरक्की की है कि उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास ही नहीं, सभी कुछ जैसे लहरा सा गया है। परंतु उस उपलब्धि के फलस्वरूप पता है क्या हुआ है? अब अपने मिडिल क्लास क्लर्क पति में उसे कोई वर्तमान या भविष्य नजर नहीं आता। कार बचाइए मैडम, किरण पीछे की सीट से चिल्लाई। आप गाड़ी ठीक से नहीं चला पा रही हैं। आज जाने क्यों ऐसा हो रहा है। कार में बैठने का मुहूर्त ही शायद ऐसा है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ। मैं यहाँ की सड़कों की आदी नहीं हूँ। दिल्ली में कम रहती हूँ ना, बनारस में पोस्टेड है हम लोग। मेरा बेटा उधर के बोर्डिंग स्कूल में है, उसे ही मिलकर लौट रही थी और आप लोग मिल गए। खैर, एनीवे, आप अपनी कजिन की बात कर रही थी। हाँ, बड़ी अच्छी संस्कारी लड़की थी वो, पर अब जैसे जैसे वो कामकाजी तौर पर तरक्की करती गई है, बदलती गई है, उसमें इतना परिवर्तन आया है कि पहले वाले लोग उसे पहचान भी नहीं पाते, और वो तो किसी को पहचानना ही नहीं चाहती। उसका दिमाग सातवें आसमान की बातें करता है। तो मैं क्या मदद कर सकती हूँ? आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे कार दी है और अब सुना है फ्लैट भी मिल रहा है उसे। मोनिका फ्लैट में अकेले शिफ्ट होना चाहती है। ऐसे तो परिवार जरूर टूट जाएगा। एक छोटी सी बेटी है, उसका क्या होगा? आप सुधाकर जी से कहकर वो फ्लैट रुकवा दीजिए, आगे की तरक्की रुकवा दीजिए। हो सकता है उससे एक टूटता परिवार जुड़ जाए। एक जिम्मेदार व्यक्तित्व होने के नाते, मिसेस सुधाकर होने के नाते आपका कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है? मिसेस सुधाकर का कर्तव्य है। क्या? ईवा बुदबुदाई। क्या होता है ये कर्तव्य? कार्य जो सिर्फ मुझे ही करना चाहिए? ये ठीक है, मेरे संस्कारों ने मुझे उसकी एक परिभाषा पकड़ाई है। अच्छाई की ओर ले जाते शुभ कर्म हमारा कर्तव्य है। जो कर्म पतन की ओर अग्रसित करते हैं वो हमारा कर्तव्य नहीं हो सकते। लड़ाई के मैदान में शत्रु को मृत्यु दंड देना वीरता का कर्तव्य है, पर वो सड़क पर चलते यह मेरा कर्तव्य नहीं हो सकता। मोनिका अगर उन्नति कर रही है, उसकी उपलब्धियों पर उसका पूरा हक जायज है, वो उसका देह है। उसे रोककर बाधाएं डालना मेरा, मिसेस सुधाकर का कर्तव्य नहीं हो सकता।
उससे तो एक घर की दीवारें लड़खड़ा रही हैं, टूट जाए किसी दिन, प्रिया ने कहा। अपने किसी दफ्तर के कर्मचारी को उसका अर्जित सम्मान न देना भी तो ऑर्गेनाइजेशन के नियम को तोड़ना है। अकर्तव्य होगा ये तो। उसका घर टूटने के और भी तो कारण हो सकते हैं प्रिया जी, ऑफिस के अलावा पर्सनल, किरण ने सुझाया। परिवार के लोगों को तो पता है कि पैसा ही उसके दिमाग खराब हो जाने का कारण है। हो सकता है कुछ और हो, जीते जाने के कितने ही तो कारण होते हैं। देखो तो हमारा आज का अनुभव कैसा है। औरत को कितना परिस्थितियों में देखा, सभी स्थितियों में सताई वही गई। कहीं अय्याश ससुर का दुर्व्यवहार, कहीं मारपीट, पैसे की कमी, फ्रस्ट्रेशन, घुटन के कितने ही कारण। अब तो मोनिका की बात कर रही हो सकता है उसकी मजबूरी भी ऐसी ही कुछ हो, किरण की दलील थी। इतनी फिलॉसफी तो मैं नहीं जानती, पर अगर मोनिका घर ना बदले तो, प्रिया ने कहा। मोनिका अगर घर बदलती भी है तो उससे क्या होगा? दीवारों से भागकर कोई कभी आजाद हुआ है? ये दीवारें अपने अंदर होती हैं, प्रिया कहीं बाहर नहीं। जितना भी जंजीरें तोड़ाकर कोई भागे, स्वतंत्रता नहीं मिलती। मुझे लगता है मोनिका ने स्वतंत्र होने की क्षमता जुटा ली है। हमारे इस सामाजिक ढांचे में अगर ऐसा कोई कर पाया है तो बुरा क्या है? ईवा अब भी तटस्थ थी। बिना जाने उसे किसी पेडेस्टल पर मत बिठाई ईवा, क्या पता सच क्या हो। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ, प्रिया ने कहा। आप एक बार अपने पति से बात करें उसके बारे में, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। गाड़ी संभालिए प्रिया जी, किरण पीछे से चिल्लाई, पर जब तक प्रिया रोकती, पीछे से आती एक मारुति गाड़ी उससे टकरा गई। प्रिया की गाड़ी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर मारुति में थोड़ी सी खरोंच आई। मारुति में थे दो चपरासी टाइप लड़के और कम उम्र का एक ड्राइवर। वे उतर कर लड़ने लगे। मुझे पहले ही डर था, किरण बुड़बुड़ाई। प्रिया जी, आपको कार चलाना नहीं आती? अंधी है, देखकर कार नहीं चलाती, गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। ले, एक छोकरा चिल्लाया। तमीज से बात नहीं करते? गाड़ी में कुछ हुआ भी है जो चिल्ला रहे हो? किरण लड़ने के मूड में आ गई। पता है, ये शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की पत्नी है, मिसेस सुधाकर। प्रिया ने उन पर रोक डालना चाहा। हमको क्या, एक ने कहा। बड़े आदमी की औरत है तो ऐसी छकड़ा गाड़ी में क्यों घूम रही है? इनकी मर्सिडीज कहाँ है? क्या जरूरत थी अपना पता बताने की? चलो यहाँ से, इनके मुंह नहीं लगते, ईवा ने कहा। चलो, रास्ता नापो, हमें जाने दो, किरण ने कहा। हर जाना दीजिए ना, ऐसे कैसे जा सकती हैं आप लोग? बड़े बड़े नाम बताकर बेकार की धूस जता रही हैं। वे दोनों अकड़ गए। आप ही हेल्प करें मिसेस सुधाकर, मैं तो यहाँ रहती नहीं, प्रिया ने कहा। चलो अपना पता नोट करा दो, ऑफिस से आदमी भेजेंगे, आपका भुगतान कर देगा, जो भी कहोगे। ईवा ने डायरी का वही पेज निकाला जिस पर मार खाती औरत ने अपना पता लिखवाया था। लिख लेने के बाद ईवा ने कहा, तुझे याद है किरण, एक बार पढ़ा था हम लोगों ने आइंस्टीन के बारे में। उसने कहा था कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो मैं प्लम्बर बनकर रहना पसंद करूंगा, लेकिन दोबारा आइंस्टीन होने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे आइंस्टीन होने से एटॉमिक एनर्जी जैसे विनाश के सूत्र को जन्म मिलेगा। अच्छा प्रिया जी, धन्यवाद, आप चले। ईवा का घर उधर ही है, हम लोग पैदल ही चले जाएंगे। थैंक्स, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओके मिसेस सुधाकर, कुछ कीजिएगा मोनिका के लिए। एक झटके में गलत गियर में कार स्टार्ट करके प्रिया चली गई। मारुति वाले वो दोनों लड़के भी फैसले की शर्त मानकर कुछ न कुछ बुड़बुड़ाते हुए चले गए। ईवा और किरण धीरे धीरे पैदल चलने लगी। तभी उसी चौराहे पर एक मर्सिडीज रुकी। ईवा किरण दोनों ने देखा, उसमें एक स्त्री और पुरुष थे, अपने में खोए हुए। गजल का कोई टेप चल रहा था। लाल बत्ती के बाद नारंगी बत्ती जली, बूझी और फर्राटे से निकल गई वो मर्सिडीज। क्या है, मोनिका है? किरण ने ईवा को और ईवा ने किरण को देखा। किरण ने कहा, ये तो सुधाकर जी थे। और साथ में ईवा के हाथ में पते लिखे कागज पड़पड़ा रहे थे। निशब्द।
किरण ने ईवा का हाथ कसकर पकड़ लिया था। ईवा एक पल के लिए पथरा गई थी। उसकी उंगलियां हाथ के कागज को मरोड़ रही थी। ईवा, किरण ने कहा, मिसेस सुधाकर क्यों नहीं कहा तूने? मिसेस सुधाकर कहना। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की पत्नी, अनेक फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की मालिक। ईवा जोर से हंसी। डायरी के कागज के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे, बेतरतीब बिखरते हुए।